हम लोग जो पिछली बार पढ़ रहे थे वो हमारा था वर्ब। वर्ब को आज हम कंप्लीट करेंगे। हालांकि वर्ब में भी बहुत सारा चीज़ है जो कि जानना है, और आप अपने स्कोर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप कहाँ पर हैं वर्ब में। और वर्ब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत अहम है। मतलब कि समझिए कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, अगर वहाँ से आप वर्ब को हटा दीजिएगा तो कम्युनिकेशन जो वाकई होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। हालांकि विदाउट वर्ब वी कैन कम्युनिकेट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स इम्पॉसिबल, और मोस्ट ऑफ द क्या ऑल ऑफ द टाइम इट्स इम्पॉसिबल। तो वर्ब के बारे में कुछ हमने पहले देखा था, जो कुछ बचा हुआ था पिछले क्लास से रह गया था उसको हम अभी बता रहे हैं। और पिछले जो हमने बताया था, हम जिरंड तक आ चुके थे, और हमने बताया था कि जिरंड और इन्फिनेटिव ये वर्ब के दो अलग तरह के टाइप हैं, जिरंड और इन्फिनेटिव। जिरंड में हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, और इन्फिनेटिव में हम वर्ब के साथ टू लगा के रखते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं गोइंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ जो गोइंग है ये आपका जेरंट है। उसी तरह से अगर हम कहते हैं आई वॉन्ट टू टेक लंच, तो यहाँ पे टू टेक जो आया है वांट के बाद, ये टू टेक आपका इन्फिनेटिव है। तो जेरंड में और इन्फिनेटिव में पहचान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी वैसे वर्ब जो कि जैसे खासतौर से जेरंड में जो कि आईएनजी में एंड करता है, कई और भी वर्ब होते हैं जो कि आईएनजी में एंड करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं आई एम गोइंग, तो यहाँ पे आई एम गोइंग में आई वो के साथ आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन ये जेरंड नहीं है बल्कि वर्ब का अपना फॉर्म है। उसी तरह से अगर हम कहते हैं कि स्लीपिंग डॉग इज मोर डेंजरस, अगर हम ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो स्लीपिंग डॉग है, स्लीपिंग डॉग, यहाँ पे जो स्लीपिंग चूंकि आईएनजी आया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जेरेंट है, बल्कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है, वो जो कि डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके का डॉग है, बाकी सो रहा है, जो वो डॉग जो कि सो रहा है। तो स्लीपिंग डॉग इज नॉट मोर डेंजरस। तो यहाँ पे स्लीपिंग जो हमारा है वो जेरेंट नहीं है, बल्कि पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो जेरेंट को पहचानना बिल्कुल जरूरी है, और साथ साथ जेरंड को कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेरंड एक नाउन है। जैसे कि आपको मैं पिछले बार बताया कि जेरंड एक नाउन है, तो जहाँ जहाँ हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं वहाँ वहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विथ सम प्रिकॉशन। और कहाँ कहाँ कैसा कैसा प्रिकॉशन है, ये आपका धीरे धीरे जो है ना ये क्लियर होता चला जाएगा। तो आइए इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, और एक दूसरा सवाल है जो कि बहुत ही अहम है, और वो कह रहा है कि द वर्ब फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में कह रहा है, कैन एक्ट एज, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एक वर्ब का एक फॉर्म है वो किस तरह से एक्ट कर सकता है। मतलब कि वो नाउन हो सकता है, या वर्ब हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या इन तीनों में से सभी हो सकते हैं। तो मैं आपको अभी भी बताया कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जैसे कि अ स्लीपिंग डॉग, जो स्लीपिंग है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। जब मैंने आपका एडजेक्टिव क्लास लिया था उस वक्त आपको मैंने बताया था कि कुछ वर्ब के फॉर्म जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये दोनों जो फॉर्म ऐसे हैं जो कि हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये आपका एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, ना कि नाउन की तरह और ना ही वर्ब की तरह। ये वर्ब का फॉर्म है, लेकिन ये वर्ब की तरह जो मेन वर्ब होता है उसके तरह ये इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो रहा है, नहीं करता ये। तो देखिए आप खुद देख लीजिए, जैसे 5 हमको लगता है तेजिस बच्चों में नेटवर्क की प्रॉब्लम से हो सकता है आवाज ना जाए, तो सर आ रही है सर। जी जी। तो ये जो एडजेक्टिव है, देखिए यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, तो ये नाउन नहीं है, ये वर्ब नहीं है। तो देखिए आप में से सिर्फ 15% बच्चों ने इसको सही जवाब दिया, बाकी ज़्यादातर बच्चों ने इसको रॉन्ग कहा है। तो बिल्कुल प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानना भी है, और जब आप पढ़ेंगे क्लाउज तो फिर आप देखिए किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। और चूंकि आपको क्लॉज पढ़ना है, आपको फ्रेजेस पढ़ने हैं,
और आपको पूरा का पूरा जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो पढ़ना है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है ग्रामर का वो हम अच्छे जान जाए, बाकी को पढ़ने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम बेसिक, अगर हमारा फाउंडेशन अच्छा से हो गया तो फिर बाकी को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो बड़ी आसानी से होता चला जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रक्स से समझिए एक तरीके से। अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो फिर बाकी जो चीज़ है वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और एक सवाल है यहाँ पे, और हालांकि यहाँ पे एक नहीं कई सवाल थे जब आपने इसको सॉल्व किया होगा। तो इसमें था कि फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस प्लीज टिक विच इज अ जेरंड, अ वर्ब और अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपको कुछ सेंटेंस दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था कि किसमें जेरंड आया है, किसमें वर्ब मतलब कि मेन वर्ब, और किसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है, आई एम रीडिंग फॉर टाइम पास। तो ऑफ कोर्स ये जो आई एम रीडिंग है, यहाँ पे रीडिंग आईएनजी लगा है, लेकिन ये जेरंड नहीं है, बल्कि ये मेन वर्ब है, यानी कि वर्ब है। तो देखिए जो वर्ब वाला जिन्होंने टिक लगाया है, 45 बच्चों ने कहा है कि ये वर्ब है, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि ये वर्ब है, ये जेरंड नहीं है। क्योंकि जेरंड जो है, जब भी जेरंड आएगा तो वो नाउन की तरह आएगा और नाउन की जगह पे आएगा। तो या तो वो सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है या तो वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे रीडिंग जो है वो मेन वर्ब की तरह आया है, तो हम जो है इसको हम लोग मेन वर्ब कैटेगरी में रखेंगे, मतलब ये वर्ब है। उसी तरीके से जो छठे पे चला गया, ये पांचवा देख लीजिए, क्या है, द गेम वॉज एक्साइटिंग। यहाँ पे जो एक्साइटिंग है, देखिए ये कह रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर आप कहते हैं द गेम वॉज गुड, द गेम वॉज हिलेरियस, द गेम वॉज फनी, ये जो फनी है, हिलेरियस है, गुड है, क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो एक्साइटिंग है, ये भी जो है एक तरह से वर्ब से है, एक्साइट से बना है, और ये बाकी जो एडजेक्टिव मैंने आपको बताया उसके इक्विवेलेंट है। तो यहाँ जो एक्साइटिंग है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक्साइट से जो है आइंजे लग के बना है, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसमें भी 40% बच्चों ने सही कहा है और 60% बच्चों ने इसमें गलत जवाब दिया है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है रीडिंग इज द बेस्ट टाइम पास फॉर मी। अब यहाँ पे रीडिंग आया है, रीडिंग जो कि सब्जेक्ट की जगह पर आया है, और सब्जेक्ट की जगह पे जो भी आएगा या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा, लेकिन यहाँ पे रीडिंग आया है, इट मस्ट बी अ नाउन, और रीडिंग मतलब कि रीड से बना है और आईएनजी लगा है, तो ये जेरंड होगा क्योंकि ये नाउन की जगह पे आया है। लेकिन जैसे आपको पहले बताया था कि अ स्लीपिंग डॉग, ये भी नाउन की जगह पे आया है, सब्जेक्ट की जगह पे आया है, लेकिन अ स्लीपिंग डॉग वहां पे एक नाउन फ्रेज है। तो आपको नॉन फ्रेज में और सिंगल नॉन में आपको पहचान करना है कि कौन सिंगल नॉन है, कौन नॉन फ्रेज है। तो यहाँ पे सिंगल नॉन है, रेड का आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह नहीं है बल्कि जेरंड की तरह आया है, तो रीडिंग एक जेरंड है। और देखिए 45 बच्चों ने कहा है कि ये सही है, बल्कि 55% बच्चों ने कहा है कि ये गलत है। तो देखिए आप मतलब कि मोर देन 50% बच्चों ने जवाब इनकरेक्ट दिया है इसका। उसके बाद देखिए अ लविंग चाइल्ड अट्रैक्ट्स ऑल, अ लविंग चाइल्ड, देखिए यहाँ लविंग अ लविंग चाइल्ड, ये दोनों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है, इसको हम नाउन फ्रेज कह सकते हैं। और यहाँ पे जो ये लविंग आया है, लव में आईएनजी लगा है, लव का आईएनजी फॉर्म है, तो या तो ये जिरन हो सकता है, या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, या तो ये मेन वर्ब हो सकता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर चाइल्ड भी आया है, ये चाइल्ड से पहले लविंग आया है, मतलब ये जो लविंग है ये चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन को डिस्क्राइब करना, नाउन को फीचर करना, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। तो जो एडजेक्टिव है, हमको पता है कि जो जेरंड है वो कभी भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल नहीं होता, एडजेक्टिव जेरंड हमेशा नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। तो ये जो लविंग है यहाँ पे, ये आपका एडजेक्टिव है क्योंकि ये चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो चूंकि ये एडजेक्टिव है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो यहाँ पे देखिए 15% बच्चों ने इसको सही कहा है, और समझ जाइए कि लगभग 85% बच्चों ने इसको गलत जवाब दिया है। उसके बाद देखिए आई एम ईटिंग मैंगोज, ऑफ कोर्स यहाँ पे ईटिंग है, ईट का आईएनजी फॉर्म है और मेन वर्ब की तरह है, वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, इसलिए हमारा वर्ब है। 60% ने इसको सही कहा है, बाकी 40% ने इसको गलत कहा है। अब आ जाइए आई लव ईटिंग मैंगोज इन समर। अब देखिए यहाँ पे आई लव ईटिंग, आई आया है लव, लव जो कि वर्ब है, आपको पता है कि आई लव मतलब वर्ब हो गया। वर्ब के बाद जो आता है इधर वो ऑब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, या तो खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होगा या फिर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा।
लेकिन यहाँ पर देखिए ईटिंग जो है ये लव, आई लव ईटिंग, ये समझिए एक तरह से लव का जो ऑब्जेक्टिव हो सकता है वहां पर उस तरीके से यहाँ पर वो बिहेव कर रहा है। इसलिए यहाँ पे ईटिंग जो कि ईट का आईएनजी फॉर्म है हमारा ये जेरंड है, क्योंकि ये जब भी जो भी ऑब्जेक्ट है वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो लव के बाद जो ईटिंग आया है ये समझिए कि जो बिहेव कर रहा है ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, सॉरी नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए जो हमारा ये ईटिंग है ये हमारा जेरंड है। तो यहाँ जो है ईटिंग हमारा जेरंड हो गया और 45 बच्चों ने कहा कि ये जेरंड है। ये सबका अपना इस्तेमाल है, आप आगे इसमें पढ़िएगा जो आप देखिएगा। अब यहाँ पे हाँ, अब देखिए अब जो है अब एक सवाल यहाँ पर दिया जा रहा है, वो कह रहा है कि टू शो प्रेजेंट हैबिट, मतलब हैबिट दिखाने के लिए, जो प्रेजेंट हैबिट है उसको दिखाने के लिए हम वर्ब के किस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब के जैसे कि वर्ब के कई फॉर्म होते हैं, या हम कहें कि जो वर्ब के जो एस्पेक्ट होते हैं वो कई होते हैं, कम से कम 4 तो होते हैं, जो जिसमें हम सिंपल बोलते हैं या इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इनमें से जो पूछ रहा है ये कौन का इस्तेमाल हम प्रेजेंट हैबिट दिखाने के लिए करते हैं, या फिर कहिए कि एक तरह का जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको दिखाने के लिए हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है जो सही जवाब होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या वर्ब का सिंपल प्रेजेंट फॉर्म जो है उसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट हैबिट दिखाने के लिए, जैसे कि आप डेली आप सुबह उठते हैं तो ये एक आपकी आदत है, आप कह सकते हैं आई वेक अप अर्ली, या आई वेक अप अर्ली, या आई वॉक अप डेली अर्ली, या आप कह सकते हैं आई टेक टी आफ्टर डिनर, ये आपकी आदत में है कि आप डिनर के बाद चाय लेते हैं, या आप सुबह जो है फजर से पहले उठ जाते हैं, आई वेक अप बिफोर फजर। तो ये जो एक आदत है आपकी, इसको अगर हमको एक्सप्रेस करना है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। कोई है कि वो अक्सर झूठ बोलता है तो हम उसको और किसी में नहीं करेंगे बल्कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाएंगे, ही ऑफन टेल लाइज, है ना, या गाय जो है दूध देती है, काउ गिव्स मिल्क, ये आदत में है। जो प्रेजेंट हैबिट है या जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको दिखाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो और इसको बहुत ही क्लियर ढंग से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ की हम आपको पहले बताया था कि इसमें जो एक ट्रेडिशनल तरीका है इंग्लिश सीखने का, जिसमें हम जो टेंस सीखने का तरीका है, आपने भी देखा होगा कि ता ते ती करके आता है कि अगर रहेगा तो फिर ये इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे, उससे बिल्कुल अपोजिट हम उसके यूजेस से हम टेंस सीखेंगे, जो यूजेस होता है। अब आगे हम देखते हैं, ये कह रहा है कि टिक द करेक्ट वर्ब टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस दिया गया उसको आपको बताना है यहाँ पे कि वो कौन सा है। 3 ऑप्शन आपके पास था, इंडेफिनिट था, कंटिन्यूअस था, परफेक्ट था, इसको हम एस्पेक्ट कहते हैं। अब देखिए पहला सेंटेंस है, यहाँ पर एंड से स्टार्ट करते हैं। द डॉग वाज बार्किंग आउटसाइड फ्यू आवर्स बिफोर, द डॉग वाज बार्किंग। अब ये वाज बार्किंग आया है, इससे साफ पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। तो आप में से 60% बच्चों ने कहा कि ये कंटिन्यूअस है, लेकिन वही बाकी बच्चों ने इसको कहा कि ये परफेक्ट है, ये इंडेफिनिट है। मतलब कि 64% बच्चों ने कहा कि ये कंटिन्यूअस है। वही अब देखिए, यू हैव नॉट अप्रोच्ड हिम, ये हैव का इस्तेमाल हुआ है और अप्रोच का इस्तेमाल, इसको देख के हमें लग रहा है कि परफेक्ट है। तो परफेक्ट का जो पहचान होता है उसमें हैव, हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आप में से 55% बच्चों ने कहा है कि ये परफेक्ट है, बाकी बच्चों ने कहा कि ये कंटिन्यूअस है, इंडेफिनिट है। सब जितने भी वर्ब के जो टेंस के यानी कि वर्ब के जो एस्पेक्ट हैं, वर्ब के जो एस्पेक्ट हैं उसको दिखाने के लिए हम वर्ब के ही फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये आपका परफेक्ट हो गया। उसी तरह से वी लव्ड टू डाइन आउट ऑन संडेज। अब यहाँ जो है ये लव्ड है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये इंडेफिनिट है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है जो कि इंडेफिनिट होता है, सिंपल पास्ट होता है,
या सिंपल प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल पास्ट है, लेकिन ये इंडेफिनिट है, सिंपल है। तो यहाँ आप देख लीजिए, आप 48%, 49% बच्चों ने कहा कि ये इंडेफिनिट है, बाकी बच्चों ने कहा कि ये कंटिन्यूअस है और परफेक्ट है। उसी तरीके से आप देखिए, ये आपको बताना था इसमें कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है। इसमें भी जो है आप देखिए, बहुत, यहां देखिए, शी हैज आस्क्ड मी। अब एक्टिव में और पैसिव में, जो कि आपका अलग से आएगा पढ़ाने के लिए, एक्टिव में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो मेन होता है, लेकिन पैसिव में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेन होता है। और हमेशा जो है हम वर्ब टू बी, वाज या वर, इज, आर, एम का इस्तेमाल करते हैं, या हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं, जो इसको इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, शी हैज आस्क्ड हेल्प। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये पैसिव है, बल्कि यहाँ पे ये लग रहा है कि एक्टिव है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो मेन रोल प्ले कर रही है। उसी तरीके से आई एम नोन टू हिम। अब देखिए, एम आया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। ये एम और वर्ब का थर्ड फॉर्म साथ में है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पैसिव है। तो 45 बच्चों ने कहा कि ये पैसिव है, जो सही है। बाकी बच्चों ने कहा कि ये एक्टिव है। ये एक्टिव नहीं हो सकता। एक्टिव में अब देखिए, कभी भी एक्टिव में इज, आर, एम, वाज, वर, हैव बीन, हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। कभी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा। तो ये इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा पैसिव है। उसी तरह से द ड्रामा हाउस नीड्स टू बी क्लोज्ड। अब देखिए, नीड्स जो है यहाँ पर, ये आपका एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब है। टू बी क्लोज जो है, क्लोज जो है आपका थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है, लोग इसको कहेंगे कि ये एक्टिव है। अब 42% ने कहा कि एक्टिव है, हालांकि ये पैसिव है। अब देखिए यहाँ पर, द ड्रामा हाउस इज क्लोज्ड, मान लेते हैं इज क्लोज्ड। अगर इज हम नीड को उठा के इज करते हैं तो क्लोज्ड हमारा रहेगा। तो कुछ वर्ब ऐसे हैं जो कि बिल्कुल मेन एक्शन वर्ब की तरह दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली में ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो ये जो सेंटेंस हमारा है ये हमारा पैसिव है, एक्टिव नहीं है। उसके बाद देखिए, डिड यू पास योर एग्जामिनेशन, ये डिड आया है। कभी भी पैसिव में आपका डिड नहीं आएगा, तो ये एक्टिव है। उसके बाद आई एम लेक्चरिंग, एम तो आया है, लेकिन लेक्चरिंग का देखिए आईएनजी फॉर्म है, तो ये भी आपका एक्टिव होगा, पैसिव नहीं होगा। He was made fool by his mister, was, देखिए was आया है और सेकंड का वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। तो यहाँ पे जो है आपका ये थर्ड फॉर्म और was, तो ये भी आपका पैसिव हो गया। उसी तरह ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड, तो यहाँ पर आर आया है और इनवाइटेड, इनवाइट का सेकंड फॉर्म आया है, तो हम कह सकते हैं ये भी हमारा पैसिव है। तो पैसिव में और एक्टिव में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप एक्टिव को, पैसिव को पहचान लेते हैं तो एक्टिव पहचानना आसान है। तो पैसिव के लिए क्या है कि आपका वर्ब का टू बी रहेगा, इज, आर, एम, वाज, वेयर रहेगा, और हैव बीन और हैज बीन रहेगा। उसके साथ विल हैव बीन, शैल हैव बीन हो सकता है, वो भी रहता है, लेकिन हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो ये पहचान है इसकी। अब आइए हम आगे देखते हैं कि आपको सही या गलत बताना था। सही और गलत आपको बताना था। ये पहला सेंटेंस है, आई विश आई वाज एन इंजीनियर। तो अब देखिए, यहाँ पर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि आपका विश दिखाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम जो है लेते हैं कुछ विश, जो सेंटेंस विश दिखाता है, हाइपोथेटिकल, मतलब कि वैसा विश जो कि पूरा नहीं हो सकता, हाइपोथेटिकल विश। तो उसके लिए हम क्या है कि हमेशा, जैसे कि अगर वहां पर था आई विश, आई विश, आई, यहाँ पर हम खाली जगह रखते हैं और बर्ड। देखिए, ये एक ऐसा विश है जो कभी पूरा नहीं सकता। कोई इंसान जो है बर्ड नहीं बन सकता। तो चूंकि आई आया है तो हम एम लगा सकते हैं या वाज लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी भी हम वर नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हाइपोथेटिकल विश है, एक ऐसा विश जो पूरा नहीं हो सकता, तो वहां पे सब्जेक्ट चाहे जो भी रहे, हम हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे आई विश आई वर अ बर्ड। उसी तरह से आई विश शी वर इन लंदन।
इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि शी जो है वो लंदन में नहीं है बल्कि कहीं और है, और उसका लंदन में होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम विश कर रहे हैं कि वो लंदन में होते। देखिए यहाँ पर शी आया है, शी के साथ हमेशा वाज आता है या इज आएगा, लेकिन इनके अपोजिट देखिए यहाँ पे वर आया है। तो जो भी हाइपोथेटिकल विश होता है उसको दिखाने के लिए हम वर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें और भी आएगा सेंटेंस जो आपको पता चलेगा। अभी देखिए, आई विश आई वॉज एन इंजीनियर, तो ये आपका इनकरेक्ट है, ये होगा आई विश आई वर एन इंजीनियर। उसी तरीके से डिड यू हेल्प, यहाँ देखिए डिड भी आया है और हेल्प भी आया है, दो पास्ट टेंस एक साथ आया है। तो किसी भी सेंटेंस में दो पास्ट टेंस एक साथ नहीं आ सकता, इसलिए ये गलत है। उसके बाद आई वॉज यूज टू स्टडी 12 आवर अ डे, अब ये इनकरेक्ट है। देखिए दो तरह का कंस्ट्रक्शन है, इसको हम समझते हैं। हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन होता है वो दो तरह का है, इसको जरा हम, और जो कि दोनों इसमें आएगा अभी। एक तो ये है कि आई यूज टू, और एक है आई वॉज यूज टू। एक है आपका आई वॉज यूज टू। अब देखिए ये जो आई यूज टू है और आई वॉज यूज टू है, इन दोनों में फर्क है। आई यूज टू जो है ये आपका पास्ट हैबिट बताएगा, पास्ट हैबिट जो पुराने वक्त में आपके पास हैबिट है। और ये जो है आपका जो सेंटेंस आपको यहाँ पर आया है, एक है हाँ, ये जो है आपका आई वॉज यूज टू, ये एक तरह का आपका हैबिट होगा, ये भी एक तरह का हैबिट है, लेकिन ये आपका एक ऐसा मतलब कि मतलब एक ऐसी आदत तो नहीं जो आपको असर नहीं करता आप पे, मतलब इससे जो है अब आप इसको छोड़ चुके हैं, लेकिन ये हैबिट जो है वो कंटिन्यूअस है। ये जो हैबिट है आपका, ये दोनों ही हैबिट दिखाएगा, लेकिन जहां ये पास्ट हैबिट दिखाएगा वहीं कुछ हैबिट जो कंटिन्यूअस है और आप पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इन दोनों में देखिए जहां पर आई यूज टू है, यहाँ पे हम वर्ब इन्फिनिटी का इस्तेमाल करते हैं, टू के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ जो है हम वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि हम जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। आप कह सकते हैं आई यूज टू स्टडी हार्ड, ये इसका मतलब हो गया कि आप पहले कभी काफी मेहनत करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। इसमें हो गया कि प्रेजेंट में आप नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट में आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पहले करते थे। वही अगर हम यहां पर लिखते हैं आई एम यूज टू स्मोकिंग, मतलब कि अब स्मोकिंग की आदत आपको पड़ चुकी है, अब आप जो है बिल्कुल उसका जो है आप दिन भर में 4 पी रहे हैं या 10 पी रहे हैं, आपका कोई असर नहीं होता। तो ये जो है एक हैबिट जो है जो कि कंटिन्यूअस है, वो दिखा रहा है कि आप पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इन दोनों में फर्क यही है कि ये जो है आपका पास्ट हैबिट दिखाएगा, ये वाला, ये आपका पास्ट हैबिट दिखाएगा। ये जो हैबिट है ये बताएगा कि आप एकदम यूज टू हो चुके हैं, और यूज टू हो चुके का मतलब कि आपको इसको आदत पड़ चुकी है, अब आपके कोई असर नहीं पड़ता इस पे। तो इसी तरह आई यूज टू स्टडी हार्ड का मतलब ये हो गया कि हम पहले इसको पढ़ते थे, अब हम जो है कड़ी मेहनत नहीं करते। लेकिन वहीं आई एम यूज टू स्मोकिंग का मतलब हो गया हम अभी भी स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग का हम पे कोई असर नहीं पड़ता। तो दोनों जो है अलग अलग है, इसको जो समझना हमें बहुत जरूरी है। और आगे जो हम पढ़ेंगे इसमें भी आपको, जब आप मॉडल्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अब यहाँ देखिए आई यूज टू स्टडी, ये देखिए ये करेक्ट है क्योंकि इन्फिनिटिव आया है यहाँ पे। ये गलत इसलिए था कि आई एम यूज टू के साथ आईएनजी आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। चूंकि यहाँ पे आईएनजी नहीं आया है, इन्फिनिटिव आया, इसलिए गलत है। लेकिन यहाँ देखिए कि यहाँ पे आया है आपका इन्फिनिटिव आया, इसलिए ये सही है।
तो जहां पे पास्ट हैबिट होता है वहां पर वर्ब इंफिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हैबिट कंटिन्यूअस है और अभी की हैबिट है उसको हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी यानी जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां देखिए एक सेंटेंस है, आई रिकमेंड दैट ही शुड गेट हिज ब्लड टेस्टेड। ये सेंटेंस जो है सही है, और इसको हम देखेंगे इसके पहले वाले सेंटेंस से। ये देखिए, आई रिकमेंड दैट ही गेट हिज ब्लड टेस्टेड। अब यहाँ पे देखिए ही आया है, ही के बाद जो भी टेंस आएगा, जो वर्ब आएगा, या तो गेट्स आएगा या गॉट आएगा, गेट आएगा या गॉट आएगा, लेकिन ये क्या आया है, गेट आया है। तो मतलब कि एक जो तरीका है, जो एक माइनर्स है सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आने का, कि सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है लेकिन वर्ब यहाँ पर प्लुरल आया, उल्टा हो गया है। तो ये भी समझिए कि एक तरह का जो सब्जेंटिव क्लॉज होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अलग से उसको पढ़ेंगे। वहां पे क्या है कि अगर आप कोई प्रपोजल दे रहे हैं या कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं या कोई एडवाइस दे रहे हैं, और वो एडवाइस ऐसा है कि मतलब कि रियल, मतलब क्लोज टू हाइपोथेटिकल है, वो जो है वो माना जा सकता है, माना नहीं भी जा सकता है। तो यहाँ अगर ऐसा सेंटेंस है तो हम कभी सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, हम वर्ब का हमेशा प्लुरल फॉर्म ही रखेंगे। तो यहाँ पर सिंगुलर ही है इसलिए ये गेट जो है प्लुरल आया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या है कि जब इसका अलग से हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। लेकिन क्या है, यहाँ देखिए ये वाला सेंटेंस, आई रिकमेंड दैट ही शुड गेट हिज ब्लड टेस्टेड। अब अगर आप यहाँ पे गेट के साथ अगर शुड भी लगा देते हैं तो भी ये सही है। तो ये दोनों जैसे कि जो जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटिश है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंग्लिश चलती है। तो जहां आप रिकमेंड कर रहे हैं तो वहां पे सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आप वर्ब के साथ जो है हमेशा वर्ब का प्लुरल फॉर्म ही रखिए। लेकिन अगर आप प्लुरल फॉर्म नहीं रखना चाहते हैं तो आप शुड का इस्तेमाल कीजिए, ही शुड गेट हिज ब्लड टेस्टेड। तो ये जो सेंटेंस में हम एक तरह से कहते हैं जो सब्जेक्टिव क्लॉज होता है उसका इस्तेमाल है। तो इसको हम अलग से देखेंगे अच्छे से समझने के लिए। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। ये देखिए एक ऐसा कंडीशन है, इफ यू वर्कड हार्ड, जैसे ही इफ आ गया अब पास्ट टेंस आ गया। हमारे पास जो सेंटेंस है वो दो तरह का होता है। एक तो ये है, देखिए जो हम जो इफ वाला क्लॉज जो होता है वो दो तरीके का बनता है। पहला ये है कि इफ क्लॉज जो है उसके साथ आपका प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। उसके बाद एक फिर दूसरा क्लॉज होगा जो कि विल में आएगा। एक दूसरा होता है आई के साथ होता है पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी परफेक्ट, इंडेफिनिट नहीं परफेक्ट, पास्ट और पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और ये जो सेंटेंस है ये वुड हैव के साथ इस्तेमाल होता है, वुड हैव के साथ। तो अब देख लीजिए ये जो आपका इफ क्लॉज जो है, इफ वाला क्लॉज है जो कि प्रेजेंट के साथ अगर इस्तेमाल हो रहा है तो विल में विल के साथ बनेगा वो, और अगर पास्ट परफेक्ट में बन रहा है तो वुड हैव के साथ बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, इफ यू कम लेट, if you come late you will not be allowed to sit। अब आप देखिए यहाँ पे, या इफ यू कम लेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए यहाँ पे विल आया है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इफ इसी तरह का लेते हैं, इफ यू हैड कम लेट, अब क्या होगा, यू वुड हैव, यू वुड नॉट लगाते हैं यहां पर, यू वुड नॉट हैव बीन अलाउड
टू सिट। देखिए इन दोनों में बहुत फर्क है, सेंटेंस वाइज भी फर्क है और मीनिंग वाइज भी दोनों में फर्क है। एक जो हम कह रहे हैं कि इफ यू कम लेट यू विल नॉट बी अलाउड टू सीट, मतलब कि अगर तुम लेट आओगे तो तुम्हें बैठने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ है, इफ यू हैड कम लेट यू वुड नॉट हैव बीन अलाउड टू सीट। अब ये जो हमारा है इसमें क्या है, इससे ये पता चल रहा है कि वो आदमी आ गया था। इसमें ये पहले करा है कि अगर आओगे तो फिर नहीं बैठा दिया जाएगा, लेकिन इस वाले सेंटेंस में ये पता चल रहा है, जो सेंस बता रहा है वो ये सेंस बताता है कि वो आदमी एकदम समझो कि मार्जिन पे आ गया। अगर थोड़ा सा भी लेट होता ना तो फिर वो उसको बैठने के अलाउ नहीं किया था। तो ये है कि अगर तुम लेट आओगे तो ये वार्निंग एक तरह से हो गया, ये जो है एक तरह से वार्निंग हो गया, हम वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन ये क्या है कि हम एक तरह समझिए कि सजेस्ट कर रहे हैं, सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो है एक तरह से हम कह रहे हैं ऐसा कि अगर तुम लेट आए होते तो फिर तुमको जगह नहीं मिला होता, मतलब कि वो आ गया था, वक्त पे आ गया था। तो दोनों में फर्क है, एक है कि एक में क्या है कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन है, एक में पास्ट परफेक्ट कंडीशनल है। तो जब भी पास्ट वाला जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाला पास्ट वाला, उसके साथ हम लोग वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। तो अब आप इसमें आ जाइए, इफ यू वर्क हार्ड, एक तो यहाँ पर ये वुड हैव आया है तो इसका मतलब कि ये पास्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। यहाँ पर हैड रह गया है, हैड यहाँ पे रह गया। तो ये जो ट्रू होता है वो ये होता है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास एग्जाम। मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग ये बता रहा है कि अगर तुमने कड़ी मेहनत किया होता तो तुम एग्जाम पास कर गए होते। मतलब उसने एग्जाम में बैठा भी, एग्जाम भी दिया, लेकिन वो फेल कर गया। तब कोई दूसरा आदमी उसको कह रहा है कि अगर तुमने कड़ी मेहनत किया होता तो तुम एग्जाम में पास हो गए होते। तो अगर ऐसा सेंटेंस हमको कंस्ट्रक्ट करना है तो हमेशा हमको पास्ट परफेक्ट कंडीशन में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। जब भी इस तरह का सेंटेंस हमें कंस्ट्रक्ट करना हो तो हम इफ के साथ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा है, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। आपने यहाँ पर देखा था कि हम यहाँ पर इफ यू कम हार्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फ्यूचर नहीं है। लेकिन ये जो हमारा है ये हमारा दोनों में फ्यूचर है, इफ वाले के साथ भी फ्यूचर है और जो दूसरा हमारा आ रहा है वो भी फ्यूचर है। तो कभी भी इफ वाले के साथ फ्यूचर नहीं हो सकता, वो जब भी रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा या पास्ट परफेक्ट रहेगा, लेकिन फ्यूचर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर फ्यूचर आया है इसलिए ये इनकरेक्ट है। उसी तरीके से इफ I was not a bird, I could not fly in the sky, ये कह रहा है करेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है I was not a bird, so I could not fly in the sky, इसमें if नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि भाई इसमें सोचा होगा क्या उस तरह का होगा, इसलिए हम यहाँ पर गलत करते हैं। हालांकि देखिए 67% बच्चों ने कहा कि ये सही है, और ये सही भी है क्योंकि ये इफ वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग इफ वाले पर रख के इसको अगर देखते तो ये इनकरेक्ट करते, 11 लोगों ने कहा है कि ये इनकरेक्ट है। तो ये सही है, ये इफ क्लॉज नहीं है, ये हाइपोथेटिकल विश नहीं है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। लेकिन ये वाला एक हाइपोथेटिकल विश है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। अब ये एक इंसान जो है विश कर रहा है जो कि कभी पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर आई के साथ वेर आया है। हम आई के साथ हमेशा वॉज का इस्तेमाल करते हैं या एम का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो उसको हम लोग वर का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो यहाँ भी जो है आपका 60% बच्चों ने, लगभग 58% बच्चों ने सही जवाब दिया। अब यहाँ पे है आपको ये बताना है ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब, मतलब कि वैसे वर्ब जो जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है और जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो जो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसको हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर हमें यह बताना था कि कौन ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन इनट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट आएगा, और इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो जो आखिरी सेंटेंस इसमें देखते हैं, ये कह रहा है ही रन्स अ फ्रूट शॉप। ये रन के साथ अ फ्रूट शॉप आया है जो कि ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट आया है इसलिए ट्रांजिटिव है।
इसमें 72% बच्चों ने कहा सही है। वहीं द बॉय फेल फ्रॉम द स्टेयर, ये फेल आपका वर्ब है, लेकिन उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये फ्रॉम है जो कि प्रीपोजिशन है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि नाउन हो या नाउन क्लाउज हो, तो ये फ्रॉम मतलब प्रीपोजिशन है, इसलिए इस फेल के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव है। और 24% बच्चों ने कहा कि ये इंट्रांजिटिव है, हालांकि ज्यादातर बच्चों ने कहा कि ये ट्रांजिटिव है। 75% बच्चों ने कहा कि ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि फेल के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फ्रॉम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि प्रीपोजिशन है। जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। उसके बाद देख लीजिए, एक जो है ही कैन रन फास्ट, ये रन के बाद फास्ट आया जो कि एडवर्ब है, और एडवर्ब जो होता है वो जो हमारा एडवर्ब होता है वो नाउन नहीं है, तो एडवर्ब जो है हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, जो कि हमने आपको एडवर्ब में पढ़ाया भी था कि एडवर्ब जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो रन के बाद जो फास्ट आ रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, इसलिए जो रन है ये आपका इंट्रांजिटिव है। उसके बाद जो है यहाँ पे हाँ, द गेस्ट अराइव्ड, अराइव के बाद जो है सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इंट्रांजिटिव होगा ये। उसके बाद आई प्लेड द गिटार, प्लेड के बाद गिटार आया है, ये ट्रांजिटिव होगा। आप सब देख रहे हैं। आई प्ले आउटसाइड एट इवनिंग, ये जो आउटसाइड है ये एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है, इसलिए ये भी जो हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा बल्कि इंट्रांजिटिव होगा। उसी तरह से पीपुल सिट हियर, हियर जो है आपका एडवर्ब है, तो ये भी जो है हमारा नाउन नहीं है, एडवर्ब है, इसलिए ये जो है आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव होगा। उसके बाद कह रहा है कि सिटीजन एट और अबव 18 मस्ट वोट इन द इलेक्शन। अब यहाँ जो वर्ब आया है वोट है, वोट के बाद आया है इन द इलेक्शन, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पे, इसलिए ये आपका इंट्रांजिटिव होगा। दे टेक लंच एट 9, लंच टेक के बाद लंच आया, लंच एक नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपका ट्रांजिटिव होगा। उसके बाद ही लाफ्ड एट हिम, ये जो एट आया है ये आपका प्रीपोजिशन है, लाफ के बाद नाउन नहीं है, इसलिए हमारा जो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आपने देखा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, और जो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के 2 टाइप्स हैं जिसको भी हमें समझना। हाँ, अब ये देखिए उसी तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट भी आप देखा होगा, सेंटेंस में दो कभी कभी ऑब्जेक्ट आता है, तो उसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं आई, यहाँ पर जो एक सेंटेंस है ये कुछ और है, ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, आपको इसमें ऑब्जेक्ट बताना है कि कौन ऑब्जेक्ट है। द मोस्ट ऑफ द टाइम भानु गिव्स रेखा मोटिवेशनल बुक टू रीड व्हेन ही फाइंड्स हर इन डाउन मूड। तो बिल्कुल इसमें देखिए 40% बच्चों ने कहा कि सब है। देखिए भानु गिव्स रेखा, रेखा भी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, मोटिवेशनल बुक ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद फाइंड्स हर ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो जो जस्ट वर्ब के बाद आता है होता है, तो ये जो हमारा है रेखा, मोटिवेशनल बुक, हर, ये तीनों का तीनों हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन 40% बच्चों ने ही इसको सही कहा है, बाकी ने इसको कहा है कि गलत करार दिया है। गलत नहीं, उन्होंने दूसरे ऑप्शन को भी उन्होंने टिक किया है। लेकिन अगर आप ये सेंटेंस देखिए, भानु गिव्स रेखा मोटिवेशनल बुक, अब यहाँ पर रेखा भी आपका ऑब्जेक्ट है और मोटिवेशनल बुक ये दोनों ऑब्जेक्ट है। तो जहां पर 2 ऑब्जेक्ट आता है उसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसी के रिगार्डिंग नीचे एक सवाल आ रहा है, आपको बताना है यहाँ पे कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए जो सही है कि एप्पल जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसको 30% बच्चों ने सही कहा है, बाकी 70% ने इसको गलत कहा। अब कैसे है, इसके लिए हम थोड़ा सा इस पे आगे देखते हैं।
इसको देखिए, जैसे अगर हम कहते हैं आई गेव हिम, आई गेव हिम एन एप्पल। अब यहां पे हमको समझना है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो हिम भी ऑब्जेक्ट है और एन एप्पल, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। अब हमें यह समझना है कि कौन डायरेक्ट होगा कौन इनडायरेक्ट होगा। तो अब देखिए, जो वर्ब हमारा गिव है, इसका डायरेक्ट मतलब कि क्या दिया जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट जिसपे वर्ब का असर पड़ता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो गिव हो रहा है वो एप्पल हो रहा है, तो ये जो है आपका एप्पल हो जाएगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहचानने का सिंपल तरीका है। लेकिन एप्पल कौन रिसीव कर रहा है, एप्पल कौन रिसीव कर रहा है, हिम कर रहा है। हिम जो है वो एप्पल रिसीव कर रहा है, इसलिए ये आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जिस नॉन पे वर्ब का असर पड़ता है वो हमारा डायरेक्ट होता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको रिसीव होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब आप अगर इसमें आते हैं, इसमें ये देखिए, सेंटेंस कह रहा है अमन बॉट मी एन एप्पल यस्टरडे इन द इवनिंग। अब आपको बताना था डायरेक्ट कौन होगा, इनडायरेक्ट कौन होगा। तो देखिए, बॉट का जो सीधा असर है, क्या खरीदा जा रहा है, वो है एप्पल, एप्पल खरीदा जा रहा है। तो एप्पल जो आपका हो गया डायरेक्ट, लेकिन ये एप्पल किसको मिल रहा है, मी को मिल रहा है, तो मी जो हो जाएगा वो आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट एप्पल जो हो गया और इनडायरेक्ट मी होगा। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे जिससे दो दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, तो आपको बड़ी ही आसानी से उसको आपको पहचान लेना है कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट है। जिसपे वर्ब का डायरेक्ट असर पड़ेगा वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, और जिसपे वो जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जिसको रिसीव होगा उसको हम। और एक सवाल ये है कि which of the following sentences below is correct example of wrong as a verb। wrong एक verb है, लेकिन आपको इसमें बताना है कि wrong का इस्तेमाल as a verb की तरह किसमें किया गया है। तो he wronged me, ये जो है सही है, जिसमें 21% बच्चों ने कहा कि सही है, बाकी हमारा गलत है। कैसे गलत है, देखिए, wrong का यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। तो मेन वर्ब जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म भी होता है, उसका थर्ड फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है, और मतलब वर्ब का जो 5 फॉर्म होता है उस सबको वो फॉलो करता है, जो मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस का मेन वर्ब की जो 5 फॉर्म है उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ये रॉन्ग जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये एक्शन वर्ब है। लेकिन यहाँ देखिए, द आंसर वाज रॉन्ग, ये जो रॉन्ग है यहाँ पे, ये आपका वर्ब नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे ये कह रहा है बोथ ऑफ द अबव, जो कि गलत है। लेकिन हमारा जो सेंटेंस है पहला वाला ही सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि ये रॉन्ग जो है यहाँ पर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि समझिए कि एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है ये। तो एक ही वर्ड होता है जो कि नॉन भी हो सकता है, सॉरी वर्ब भी हो सकता है, और नॉन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब ये आखिरी सवाल है, इसमें आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में बताना है। फ्रेजल वर्ब कि इस सेंटेंस में देखिए और आप बताइए कि फ्रेजल वर्ब कौन सा है। सेंटेंस है, द डॉक्टर सजेस्ट द डायबिटिक पेशेंट टू कट बैक ऑन स्वीट्स एंड ऑयली फूड्स। अब देखिए, जो कट बैक है, टू कट बैक ऑन मतलब कि कम करना, ये आपका एक तरह से समझिए कि फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आता है, जैसे कि लुक आफ्टर, लुक अपॉन मी, लुक डाउन अपॉन मी। तो एक वर्ब भी होगा, साथ साथ जो है कुछ प्रीपोजिशन भी रहेगा। तो क्योंकि फ्रेज है, जो वर्ब फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह देखिए, कट एक वर्ब है और बैक जो है हमारा मतलब कि प्रीपोजिशन है, और ऑन भी हमारा प्रीपोजिशन है। तो कट बैक ऑन, ये पूरा का पूरा एक फ्रेजल वर्ब है जिसका एक मीनिंग है, और वो ये मीनिंग ये है कि कम करना। डॉक्टर ने सजेस्ट किया जो डायबिटिक पेशेंट है उसको जो स्वीट्स है और जो तेल वाले सामान उसको कम खाने पे एडवाइस दिया। तो यहाँ पे देखिए, कम करना जो है टू कट ऑफ
के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। तो फ्रेजल वर्ब के साथ प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका मीनिंग एक होता है, अलग अलग नहीं होता। तो देखिए वर्ब जो है काफी कॉम्प्लेक्स है। आपको यहाँ पर बहुत सारा जो बातें मैंने बताया होगा, बहुत इस सर के ऊपर गया होगा, कंफ्यूज हुआ होगा आपको, लेकिन मैं इसका जो है आपको शेयर भी कर दूंगा। अगर आप उसको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे,